टीम बनाओ और चंद घंटे में करोड़पति बन जाओ। इन लाइनों ने कुछ लोगों को मालामाल किया तो बहुत से लोग उधार में भी डूब गए। हाल के सालों में भारत में फैंटेसी गेमिंग का नशा तेजी से चढ़ा है। आज औसतन 11 करोड़ भारतीय फैंटेसी स्पोर्ट्स, रमी, पोकर जैसे ऐप्स में दांव लगाते हैं और ये गेमिंग ऐप्स इनके जरिए हजारों करोड़ रुपए कमाती है। लेकिन अब वित्तीय जोखिम और लत से सनी इस गेमिंग ट्रेंड को मोदी सरकार बैन कर रही है। मंगलवार यानी कि 19 अगस्त को मोदी कैबिनेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी दी गई है, द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। सदन में इस बिल पर मुहर लगने के बाद देश में कई गेमिंग ऐप्स जैसे कि ड्रीम 11, रमी, पोकर जैसे ऐप बैन होने वाले हैं। क्या है ये ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025? क्यों मोदी सरकार इस बिल के जरिए फैंटेसी गेमिंग, ड्रीम 11, पोकरबाजी, रमी जैसे ऐप को बैन कर रही है? इस बिल को लाने के पीछे सरकार का मकसद क्या है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। इस वीडियो में बात ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 की। इस बिल को समझने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि भारत में ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग की शुरुआत कब से हुई थी। साल 2001 ESPN स्टार स्पोर्ट्स भारत में पहली बार ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग की शुरुआत करता है, लेकिन इंटरनेट के शुरुआती दौर में ये धंधा चल नहीं पाता और 2003 तक चौपट होकर बंद हो जाता है। फिर आता है साल 2008 का दौर। इधर IPL की शुरुआत होती है तो उसी के साथ ड्रीम 11 की भी शुरुआत होती है। हालांकि ये शुरुआत काफी धीमी रहती है, लेकिन जैसे जैसे भारत में इंटरनेट की स्पीड बढ़ती है, ड्रीम 11 की पॉपुलैरिटी और यूजर्स भी तेजी से बढ़ने लगते हैं। IPL जैसे गेम्स में प्रमोटर बनकर ड्रीम 11 देश का सबसे बड़ा फैंटेसी गेमिंग ऐप बन जाता है। लेकिन जैसे जैसे फैंटेसी गेमिंग की पॉपुलैरिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे एक बड़ा तबका इसके विरोध भी करने लगता है। इसे एक अलग तरीके का सट्टा बताया जाने लगता है। हरियाणा, पंजाब जैसे कुछ राज्यों की अदालत में इसके खिलाफ केस भी चलते हैं, लेकिन असली हंगामा होता है साल 2019 के वरुण गुरनानी केस में। साल 2019 में वरुण गुरनानी नाम का शख्स सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है। दावा किया जाता है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स सट्टेबाजी की तरह है और यह पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 का उल्लंघन करता है। याचिका में ड्रीम 11 का नाम लेकर इसे अवैध जुआ बताया जाता है और इसे बंद करने की मांग की जाती है। उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी ड्रीम 11 के ब्रांड एम्बेसडर थे और उन्हें भी सट्टेबाजी को प्रमोट करने को लेकर ट्रोल किया जाता है। 4 साल तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता है। सितंबर 2022 में सर्वोच्च अदालत अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए कहता है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स एक स्किल का खेल है, ना कि चांस का। इसमें खिलाड़ी की रणनीति, विश्लेषण और खेल के समझ की जरूरत होती है, जो इसे जुए से अलग बनाती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि इसमें कुछ हद तक चांस भी शामिल है, लेकिन खिलाड़ी का स्किल सबसे प्रमुख होता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ड्रीम 11 जैसे फैंटेसी गेमिंग ऐप्स को मान्यता मिल जाती है और फिर देश में ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग या फिर गेम के जरिए पैसे दांव पर लगाने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बाढ़ आ जाती है। रमी सर्कल, जंगली रमी, पोकरबाजी, अट्टा 52 जैसे प्लेटफॉर्म्स लॉन्च होते हैं और लाखों करोड़ों की संख्या में लोग यहां दांव लगाने लगते हैं। MPL, विंजो, जूपी जैसे प्लेटफॉर्म्स लूडो, सांप सीढ़ी, ट्रम्प कार्ड जैसे गेम्स तक को स्किल गेम की कैटेगरी में दिखाकर पैसे लगाने या पैसे जीतने का मौका देने लगते हैं। आज भारत में इन ऐप्स की लोकप्रियता कितनी है वो आप इस डेटा से समझ सकते हैं। साल 2022 में भारत में ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट करीब $2.6 बिलियन का था, यानी कि करीब 21,000 करोड़ रुपए का, जो 2025 तक $8.6 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, यानी कि 70,000 करोड़ से भी पार। सरकार अब इन ऐप से 30% तक GST वसूलती है, जिससे सरकार को हजारों करोड़ों की कमाई होती है। आज भारत में 44 करोड़ से ज्यादा ऑनलाइन गेमर्स के साथ दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा गेमिंग मार्केट भारत बना हुआ है। रोजाना 10 करोड़ से ज्यादा इंडियंस एक्टिवली गेमिंग करते हैं और डेटा के मुताबिक वो रोजाना 8.5 घंटे इन्हीं गेमिंग एप्स पर बिताते हैं। अकेले ड्रीम 11 में 6 करोड़ से ज्यादा डेली एक्टिव यूजर्स मौजूद है। इंडिया में 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट 20% तक बढ़ चुका है। 2020 से 2024 के बीच इस इंडस्ट्री में 22,931 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था।
दावा किया जा रहा है कि 2025 तक गेमिंग इंडस्ट्री भारत में 2.5 लाख से ज्यादा रोजगार देने वाली है। अब ये तो हो गई उस फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री की बात जो सरकार की नजर में है, लेकिन सब कुछ सफेद तो नहीं होता। थोड़ी नजर इस इंडस्ट्री के डार्क साइड पर भी मार लेते हैं। मार्केट में ऐसे कई ऐप्स भी देखे गए हैं जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं थे, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग उनके जरिए सट्टा लगा रहे थे। महादेव बैटिंग ऐप, दानी डेटा ऐप जैसे कई ऐप्स इसका बढ़िया उदाहरण है, जो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर मौजूद नहीं थे। लोगों को ये अलग से एपीके फाइल डाउनलोड करने पड़ते थे और फिर उनके जरिए सट्टेबाजी होती थी। दुबई, सिंगापुर जैसे देशों में बैठे लोग इन ऐप्स को कंट्रोल करते थे। ये खेल सिर्फ जुए या सट्टेबाजी तक सीमित नहीं था, इन ऐप्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का भी खेल होने लगा था। फर्जी तरीके से बनाए गए बैंक अकाउंट्स के जरिए मनी ट्रांसफर होते थे। पेटीएम, भारत पे, कैश फ्री, एग्री पे जैसे पेमेंट एग्रीगेटर्स के जरिए विदेशों में फंड ट्रांसफर होते थे। साल 2023 में सरकार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े ऐप्स और वेबसाइट पर सख्ती करनी शुरू की और इनसे जुड़े लोगों की गिरफ्तारी शुरू होती है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक साल 2022 से फरवरी 2025 के बीच भारत सरकार ने 1400 से ज्यादा सट्टेबाजी और जुए से जुड़ी साइट्स और ऐप्स को ब्लॉक किया है, जिसमें महादेव बैटिंग ऐप, दानी डेटा ऐप और पारी मार्च ऐप जैसे प्लेटफॉर्म शामिल है। इस सभी मामलों में सरकार अब तक 1130 फर्जी बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर चुकी है। बोलचाल की भाषा में इन्हें खच्चर खाते कहा जाता है, जिनसे करीब 10.2 करोड़ रुपीस राशि बरामद की जा चुकी है। इतने ही नहीं, अक्टूबर 2023 से ऑनलाइन गेमिंग के जरिए होने वाली कमाई पर 28% जीएसटी लागू कर दिया गया था, जिसे सरकार अब बढ़ाकर 30% तक कर चुकी है। साल 2023 में ही सरकार ने इन प्लेटफॉर्म्स के ऐड में एक नया वार्निंग देने का मैंडेटरी भी किया। टीवी, रेडियो, यूट्यूब पर आने वाले अब हर ऐड के पीछे बिल्कुल तेजी से बोल दिया जाता है कि ये ऐप वित्तीय जोखिम से भरा हुआ है और इसकी लत लग सकती है। यूजर्स अपने विवेक से इसका इस्तेमाल करें। लेकिन अब साल 2025 में सरकार पूरी तरीके से ऐसे ऐप्स को बैन कर रही है जिनसे पैसों का लेन देन होता है। बाकायदा सरकार ने इनके लिए अलग से एक बिल लोकसभा में पेश कर दिया है, द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। क्या है ये बिल, इसे लाने के पीछे का कारण क्या है और क्या इससे फैंटेसी गेमिंग वाले सभी ऐप बैन हो गए हैं? 19 अगस्त को केंद्रीय कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दे दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अब इस बिल के तहत ऑनलाइन सट्टेबाजी को दंडनीय अपराध माना जाएगा और पैसे से जुड़े गेमिंग ट्रांजैक्शंस पूरी तरीके से प्रतिबंधित होंगे। केंद्र सरकार ने 20 अगस्त को इस बिल को लोकसभा में पेश कर दिया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी इस बिल का शुरुआती मसौदा तैयार किया गया है। हो सकता है आने वाले वक्त में इसमें और भी कुछ बदलाव हो जाए। इस बिल को लाने के पीछे का मकसद क्या है? सरकार का तर्क है कि कई ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के डिजिटल वॉलेट और क्रिप्टो का इस्तेमाल करके मनी लॉन्ड्रिंग करने के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा सरकार को इन गेमिंग ऐप्स के जरिए टेरर फंडिंग का भी शक है। इस कानून को लाने का एक और मकसद टैक्स चोरी को रोकना भी है। दानी बेटिंग ऐप में हमने देखा है कि ऐप का मालिक चीन से था। आरोप है कि उसने इस ऐप के जरिए की कमाई पर टैक्स चोरी की है, इसलिए सरकार इस नए कानून के जरिए टैक्स चोरी पर भी लगाम कसना चाहती है। इस कानून के नियम क्या है? इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नए कानून के लागू होने के बाद कोई भी भारत में ऑनलाइन गेमिंग की सुविधा नहीं दे सकेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इन गेमिंग ऐप्स या वेबसाइट्स का प्रचार करेंगे उन पर भी सख्ती होगी। ऐसे लोगों को 2 साल तक की जेल हो सकती है और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा जब यह कानून लागू हो जाएगा तो बैंक और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी इस गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर पैसों का लेन देन करने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि अब तक इस पूरे मामले में आईटी मिनिस्ट्री की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया है। साल 2023 में सरकार ने जो ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नियम बनाए थे वो इन कंपनियों के बिजनेस के लिए ठीक ठाक थे। उस समय ऐसा नहीं लग रहा था कि सरकार इन गेम्स को बैन करना चाहती है, लेकिन अब सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक नुकसान को लेकर चिंता जता रही है। इस नए कानून के लागू होते ही भारत का ऑनलाइन गेमिंग मार्केट, जिसके साल 2029 तक 75,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान था, वो पूरी तरीके से बंद हो सकता है।
इससे सरकार की कमाई में भी बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि फिलहाल सरकार इन प्लेटफॉर्म से होने वाली कमाई पर 30% जीएसटी वसूलती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों से 22,000 करोड़ रुपए जीएसटी के तौर पर कमाए थे। अगर नया कानून लागू होगा तो यह कमाई भी जरूर घटेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार देश में सभी ऑनलाइन गेमिंग्स को बंद करने वाली है। सरकार ने एक नया प्रस्ताव रखा है, जिसके मुताबिक सरकार एक केंद्रीय संस्था बनाएगी जो इन ऑनलाइन गेम्स की निगरानी करेगा। यह संस्था ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देगी और मनी ट्रांजैक्शन वाले सिर्फ ऐसे गेम्स को मंजूरी देगी जिसका उद्देश्य या तो एंटरटेनमेंट है या फिर एजुकेशन। इन गेम्स को सब्सक्रिप्शन या एक्सेस फीस लेने की छूट होगी, बशर्ते इसके अंदर कोई दांव लगाने या जुआ खेलने जैसी चीजें शामिल ना हो। तो ये था ऑनलाइन गेमिंग ऐप से जुड़े बिल और उससे होने वाले बदलावों का पूरा लेखा जोखा। बाकी आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या ये ऐप्स बंद होने चाहिए या फिर कुछ और? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।